साथियों, आओ आज भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर चर्चा करते हैं। बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को एक स्वतंत्र देश के रूप में विश्व इतिहास के सामने आया। जब भारत का विभाजन हुआ 1947 में, तो उस समय जो पूर्वी पाकिस्तान था उसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान, जो वर्तमान आज पाकिस्तान है, उसके अत्याचारों से तंग होकर 1971 में वहाँ के लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन में भारत में भारी मात्रा में जो एक शरणार्थी थे उनका आगमन हुआ। शरणार्थियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए मानवाधिकार और बढ़ते तनाव के कारण भारत ने दिसंबर 1971 में भारतीय सेना ने बांग्लादेश में, जो आज बांग्लादेश है, भारतीय सेना को भेजा। तो 1971 का जो युद्ध था भारत और पाकिस्तान के बीच, वो बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए ही था। इसके बाद 1972 में शिमला समझौता हुआ था। तो 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के समर्पण के बाद बांग्लादेश स्वतंत्र बना। इस लड़ाई में पाकिस्तान की सेना के लगभग 93,000 जो सैनिक थे, उन्होंने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। तो अब उस समय से लेकर आज तक भारत के साथ बांग्लादेश के कुल मिलाकर खट्टे मीठे संबंध रहे हैं। आज़ादी के बाद कई बार वहाँ सैनिक शासन रहा। बेगम खालिदा जिया के जो शासन रहा वो भारत के साथ अच्छा नहीं रहा। वह भारत विरोधी रही और एक कट्टरपंथी सोच से जुड़ी हुई थी। लेकिन जो शेख हसीना है और इनके जो फादर, जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता या मुक्ति वाहिनी जो एक संगठन था, उसके नायक के रूप में बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाने में जिनका अहम योगदान था, वो शेख हसीना के फादर थे। इनके दोनों के समय में भारत के साथ बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। वो मानते थे कि भारत ने उनके साथ एक अच्छा बर्ताव किया, उनकी स्वतंत्रता में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन बांग्लादेश के जो प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान थे, उन्होंने देश को एक नई शुरुआत दी। इसे एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में ले जाने का प्रयास किया। हालांकि अपने अस्तित्व के आने के 4 साल के भीतर ही 1975 में एक तख्ता पलट हुआ, जैसे कि अब हुआ, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई और देश में सैन्य शासन की शुरुआत हो गई। यह उसी प्रकार था जैसे पाकिस्तान के जन्म के साथ जो नायक थे उसके, मोहम्मद अली जिन्ना, उनको भी इसी प्रकार एक जो बिना तेल की जो एक एम्बुलेंस थी उसमें डालकर उनकी हत्या कर दी गई। शायद उस एम्बुलेंस में, ऐसा बताते हैं कि भी तेल नहीं था, हॉस्पिटल ले जाने का भी उनको समय नहीं प्राप्त हुआ। तो उसी प्रकार यहाँ भी बांग्लादेश में भी इसी प्रकार हुआ। ऐसा लगता है कि इन दोनों देशों के लिए शायद लोकतंत्र की जो विचार है, भाव है, शासन पद्धति है, वो इनके मुताबिक नहीं बनी है। लोकतंत्र इनको अच्छा नहीं, सुहाता नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। जो बार बार यहाँ सैनिक शासन लगने से ऐसा सिद्ध होता है। तब से शुरू हुआ यह सिलसिला अब तक नहीं रुका। बांग्लादेश में कई बार राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति पैदा हुई, तख्ता पलट हुआ। उसके बाद 1980 में 1990 का जो दशक है, और बांग्लादेश ने एक नए लोकतांत्रिक ढांचे को अपनाने के लिए फिर भी प्रयास करते रहे, क्योंकि बीच में जो बेगम शेख हसीना थी, उनके नेतृत्व में राष्ट्र आगे बढ़ता गया। इस साल 7 जनवरी को अवामी लीग ने जब लगातार चौथी बार बांग्लादेश के चुनाव में विजय प्राप्त की, तो इसकी मुखिया शेख हसीना ने कभी सोचा भी नहीं था कि सिर्फ 8 महीनों के अंदर उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ेगा। रिजर्वेशन कोटा पर जून 2024 में ढाका में शुरू हुआ एक छात्र आंदोलन बीते रविवार को 4 अगस्त को बहुत ही हिंसक रूप ले लिया, जिससे बांग्लादेश की सेना दबाने में असमर्थ हो गई और सोमवार को सेना के विमान से हसीना को भारत ले जाया गया। माना जा रहा है कि कुछ दिनों तक यहाँ रहने के बाद हो सकता है कि वो किसी अन्य देश में जाए। लेकिन इसके साथ ही भारत के लिए एक कठिन चुनौती पैदा हो गई, क्योंकि दक्षिण एशिया में भारत की सबसे विश्वस्त सरकार
अब समाप्त हो गई है जो बांग्लादेश की थी। बांग्लादेश का भविष्य कैसा होगा यह अभी स्पष्ट नहीं है। वहाँ सैन्य शासन कितना चलेगा, जल्द चुनाव होंगे या नहीं होंगे, लेकिन बांग्लादेश के जो हालात हैं वो भारत के लिए चिंता का कारण बन चुके हैं। पूरी दुनिया में कोई एक वैश्विक नेता जिस पर भारत भरोसा कर सकता था वह बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री शेख हसीना थी। चाहे पूर्व सरकारें कोई भी रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की सरकार रही हो या कोई अन्य सरकार रही हो गठबंधन की, तो उसमें भी भारत के साथ शेख हसीना के बड़े अच्छे मधुर संबंध रहे हैं। उन्होंने पाक खुफिया एजेंसी ISI के नेटवर्क और पाक की मदद से फल फूल रहे जो भारत विरोधी कट्टरपंथी थी उनकी दुकानें बंद करवा दी थी। वर्षों से ढाका व कॉक्स बाजार में छिप कर रहने वाले जो असम के आतंकवादी थे उनका सफाया करवाया। उन्होंने पाक समर्थित आतंकवाद के मुद्दे पर सार्क और दूसरे मंचों पर हमेशा भारत का साथ दिया। तो जाहिर है कि अब इस पड़ोसी देश में जो नई सरकार आएगी उसके साथ भारत का पुराना भरोसा बनाए रखने में समय लगेगा। भारत ने भी हमेशा हसीना यानी कि बांग्लादेश के हितों का ध्यान रखा, कभी वहाँ के अंदरूनी जो हालात थे उन पर दखलंदाजी नहीं की। अपने शासनकाल में जो शेख हसीना थी वह बांग्ला भाषी मुसलमानों अल्पसंख्यक हिंदुओं का पाकिस्तानी फौज के साथ मिलकर नरसंहार करने वाले जमायत इस्लामी के जो रजाकार थे, नेताए थे, उनको फांसी देने में बड़ी सफलता उन्होंने प्राप्त की। उनकी इस मुहिम के विरोध में जो विपक्षी और कट्टरपंथी सोच के जो लोग थे और साथ में जो खालिदा जिया थी, उन्होंने कोई बड़ा आंदोलन इस दौरान नहीं कर पाए। इस चीज़ का उन्हें मलाल रहा। बांग्लादेश में पिछले 1 साल से हालात तेज़ी से बदलते गए। शेख हसीना ने अमेरिका की जो रणनीतियाँ थी उन योजनाओं में मोहरा बनने से इनकार कर दिया था। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि एक पश्चिमी देश उनसे बांग्लादेश के एक द्वीप पर सैन्य अड्डा बनाने की अनुमति मांग रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि उस पश्चिमी देश की योजना बांग्लादेश, म्यांमार और भारत के जो ईसाई बाहुल्य पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं उनको इकट्ठा करके एक अलग ईसाई देश बनाने की योजना है। उनका इशारा भारत के मिजोरम, मणिपुर, म्यांमार के जो इलाके हैं, म्यांमार का जो चीन प्रदेश है और बांग्लादेश के एक छोटे क्षेत्र को मिलाकर यहाँ पर कोई ईसाई राज्य या देश बनाने की एक सशस्त्र योजना पर विचार चल रहा है, ऐसा जो शेख हसीना है उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा। इस सब के चलते वह नागरिक जो विरोध प्रदर्शनों के नाम पर रंगीन क्रांतियां कराकर सरकारों का तख्ता पलट कराने में अमरीकी खुफिया एजेंसियों के निशाने पर आ गई थी, क्योंकि यह सच है कि अकेले इस्लामिक तत्व उनका तख्ता पलट करने में सफल नहीं हो रहे थे। यही कारण है कि उनके विरोध में अलग अलग मुद्दे को छोड़कर जो नागरिक हैं विरोध प्रदर्शनों का स्वरूप उसे बना दिया गया। इस कड़ी में कई महीनों तक बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रदर्शन भी हुए, जिसमें भारत के बहिष्कार का आह्वान किया गया था, जो काफ़ी समय तक चलता रहा। शेख हसीना को भारत का मोहरा बताया गया था। इसके बाद छात्रों के माध्यम से 1971 के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े जो परिवार थे उनको मिलने वाला जो आरक्षण है उसके विरोध में प्रदर्शन शुरू करवाए गए थे। इसका उद्देश्य सरकारी तंत्र में सेकुलर प्रवृत्ति रखने वाले शेख मुजीब समर्थकों की संख्या को घटाना था। यह ध्यान देने योग्य बात है कि यह आरक्षण पिछले 5 दशकों से चला आ रहा था, परंतु इसके विरोध में प्रदर्शन तभी शुरू हुए जब शेख हसीना ने अमेरिका के इशारों पर काम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने चीन के इशारे पर भी चलने से इनकार कर दिया। चीन ने इस्लामाबाद के जरिए ढाका में पाकिस्तान प्रस्तुतों की मदद की हो, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। अब यहाँ ये विषय सामने आ रहा है कि इस सारे घटनाक्रम में जो पीछे घटित हुआ, इसमें चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो पाकिस्तान, चीन और अमेरिका, इन तीनों की जो तिकड़ी थी शायद उसने काफ़ी योगदान दिया। आरक्षण का विरोध वास्तव में आरक्षण को लेकर नहीं था। इसे समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण को घटाकर 2% करने के बाद भी प्रदर्शन नहीं रुके।
कोर्ट द्वारा आरक्षण का मुद्दा सुलझाने के बावजूद प्रदर्शन उग्र होते चले गए। प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की जाने लगी। इन प्रदर्शनों के दौरान ही हिंदू जो अल्पसंख्यक है उनके धर्म स्थान और जो घर थे उन पर हमले आम हो गए थे। बड़ी बात नहीं कि विरोध प्रदर्शनों के पीछे अमेरिकी एजेंसियां इस्लामिक जो कट्टरपंथी गठजोड़ है वो काम कर रहे हों, जिसका उद्देश्य शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट करना हो, या यह इससे लगता है कि शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता माने जाने वाले शेख मुजीब रहमान से जुड़ी स्मृति चिन्हों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। शेख हसीना सरकार अपदस्थ होने के बाद बांग्लादेश घोर हिंसा और अराजकता में डूब गया। इस्लामिक कट्टरपंथी अवामी लीग के नेताओं, समर्थकों और उन्होंने हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। वहाँ से विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। बांग्लादेश जब स्वतंत्र हुआ यानी कि 1971 में जब बना, तब वहाँ हिंदू आबादी लगभग 22% थी, जो घटकर 7 से 8% के बीच में आ गई। यानी कि इस समय बांग्लादेश में 1.3 करोड़ लगभग हिंदू रहते हैं, उनका अस्तित्व खतरे में है। अब यहाँ देखिए कि जो बांग्लादेश की आज स्थिति है वो स्थिति कैसे खतरनाक हो गई। ये सारा आपने घटनाक्रम पढ़ा, क्योंकि चीन भी इसमें काफ़ी योगदान देता रहा है। जैसे मालदीव, नेपाल में उसने अपना प्रभाव बढ़ाया, पाकिस्तान उसकी गोद में ही बैठा हुआ है, श्रीलंका में भी उसने ऐसा ही किया, और अन्य जो पड़ोसी देश है हमारा म्यांमार, वहाँ भी चीन का दखल इसी प्रकार बढ़ा हुआ है। तो हमारे आसपास वो सब जगह इसी प्रकार की, चाहे अमेरिका हो, पाकिस्तान हो या चीन हो, विश्व में जहाँ कहीं भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो इन 3 देशों का मुख्य रूप से कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसमें हाथ मिलता है। तो ये सारे के सारे वहाँ अपनी कठपुतली सरकार बनाना चाहते हैं, जो शायद शेख हसीना के समय शायद संभव नहीं हो रहा था। शेख हसीना के भारत के साथ अच्छे संबंध थे, जिससे पाकिस्तान और चीन भी चिढ़े हुए थे। इसके अलावा अगर प्रगति की बात करें तो शेख हसीना के समय जो बांग्लादेश है बड़ी अच्छी प्रगति कर रहा था। स्वास्थ्य इंडेक्स जैसे प्रति व्यक्ति आय, उसमें भारत से बेहतर उसका प्रदर्शन था। लेकिन शायद लोकतंत्र हमारे आस पड़ोस में जो राष्ट्र हैं उनके मुताबिक की कोई संस्था या शासन व्यवस्था नहीं है, उनको लोकतंत्र पसंद नहीं है। तो इस समय बड़ी विचलित करने वाली तस्वीरें इस देश से आ रही है। जो गैर मुस्लिम लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, वे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। विश्व में जो लोकतांत्रिक देश हैं, लोकतंत्र देशों के संगठन है, यूएनओ है, उनको तत्काल इस पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि अल्पसंख्यकों के साथ किसी भी प्रकार की कोई ज़्यादती, जान माल का नुकसान ना हो। इसके साथ ही एक ऐसा भी किया जा सकता है कि भारत के साथ लगती सीमा के साथ बांग्लादेश में जो गैर मुस्लिम लोग हैं या भारतीय धर्म से हिंदू जो कम्युनिटी के लोग हैं, उनको बांग्लादेश की सीमा पर भारतीय सीमाओं से सटे इलाकों में शायद उनके लिए अलग से कोई गांव शहर बसा दिए जाएं, जैसा रूस ने किया हुआ है। यूक्रेन के जो लोग हैं, रूसी भाषी जो लोग हैं यूक्रेन में रहने वाले, उनको रूस ने यूक्रेन के अंदर अपनी जो सीमा लगती है रूस के साथ, वहाँ पर अलग शहरों में उनको बसा दिया। तो ऐसा भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए विश्व संगठन को थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, अपने अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है उनकी पालना के लिए बाध्य करना पड़ेगा और अपने निजी स्वार्थों को छोड़ना होगा। नहीं तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो भी इन्हीं देशों की कठपुतली बन चुका है, उसका भी विश्व में कोई शांति व्यवस्था में कोई योगदान नहीं है। कुछ अन्य क्षेत्रों में उसकी अच्छी भूमिका हो सकती है, लेकिन जहाँ तक शांति व्यवस्था, युद्धों को रोकना, जिससे यूएनओ की स्थापना की गई थी, शायद उसमें भी उसका प्रदर्शन कोई अच्छा नहीं रहा। यूएनओ में भी सुधार की गुंजाइश इस समय बदलते विश्व के साथ अति अनिवार्य है। तो विश्व में शांति व्यवस्था की कामना करते हुए हम कहते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वो कोई सा भी हमारा पड़ोसी देश है, खास समय से इस समय बांग्लादेश की स्थिति चिंताजनक है, वहाँ भी इस प्रकार की शांति व्यवस्थाएं, लोकतंत्र फले फूले, देश का विकास हो, तभी भारत भी अच्छे से इनके बीच में उनके एक हेल्पफुल कंट्री के रूप में बन सकता है, उनकी मदद कर सकता है। लेकिन साथ ही
अनिवार्य विषय ये भी है कि पड़ोस भी अच्छा हो। अब पड़ोस अच्छा, शायद प्रेम भाईचारे की भावना, शायद मुझे नहीं लगता कि जैसे हालात हैं बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये जो हालात रहे हैं इन देशों के, ये कभी इस प्रकार से प्रेम भाव या कोई विश्व में मानवता, धार्मिक कुछ इस किस्म से, जिसको असली धार्मिकता हम कहते हैं, कट्टरपंथी से अलग, तो इस पर कोई उनकी कोई अच्छी दशा दिशा सोच हो, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। आओ हम सब कामना करें और भारत सरकार भी इस पर कोई ना कोई ऐसा निर्णय ले ताकि वहाँ के जो गैर मुस्लिम समुदाय हैं उनकी जान माल की सुरक्षा हो। धन्यवाद। जय हिंद।